मुझे कथा करना अच्छा लगता है, मुझे भगवान की बात करना अच्छा लगता है, मुझे भजन गाना अच्छा लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं जब मैं अपने सामने लोगों को खुश देखती हूँ और उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, मतलब उनके कंधे पे अगर किसी ने हाथ रख दिया ना, वो रोने लग जाएंगे। दूसरों को ज्ञान देने में हम बहुत आगे हैं। हमारे पास इतने ओपिनियंस है, इतने एडवाइसेस है, इतने सजेशंस है। अगर कोई हमसे आके पूछ ले, जैसे ही बात खुद की लाइफ पे आती है, हमको पता ही नहीं हमको करना क्या है। बचपन कब खत्म हो जा रहा है पता नहीं, बचपन में ही मैच्योरिटी आ जा रही है, कईयों को मैच्योरिटी में बचपना खत्म नहीं हो रहा है। वी आर अ वेरी मेसी जनरेशन राइट नाउ। सब कुछ था, दिमाग था, कला थी, इमोशंस थे, मेंटालिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, ईच एंड एवरीथिंग। उन्होंने लाइफ भी बहुत अच्छे से जी। कितनी ऑपोजिट सिचुएशंस में उन्होंने कितने सही डिसीजंस लिए। मैं इतनी अच्छी बातें कर रही हूँ और मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, नहीं, मैं हर तीसरे चौथे दिन रोती हूँ। हर एक हफ्ते में ब्रेकडाउन्स होते हैं। बी नेचुरल, बी अ ह्यूमन बीइंग, स्टॉप बीइंग अ मशीन। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, उनका सर भारी हो रहा है, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आर्यन मीडिया प्रेजेंट्स पॉडकास्ट विद आरजे नीति, सुनो दिल की। जया जी, सबसे पहले तो इतनी कम उम्र में आध्यात्म की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और परिवार का क्या योगदान रहा उसमें? मुझे लगता है परिवार का ही योगदान था। मुझ में तो इतनी बुद्धि थी नहीं। आई वॉज 6 or 7 when I started my journey, and I wouldn't say spiritual journey क्योंकि वो तो मेरे पैदा होते ही शुरू हो गई थी। मेरे घर का जो माहौल था, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ाना इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज, भजनों को सुनना, ध्यान करना, इन चीजों को बहुत बचपन से मेरी लाइफ में डाला गया। बट आई वाज 6 or 7 when I started my journey as a singer. I used to sing bhajans. I started my journey around when I was 12 or 13 as a spiritual speaker. And when I was, I think 19 or something, I started my journey as a motivational speaker. तो मुझे नहीं पता कब कैसे होता गया, पर ये जो नींव रखी, जो बेस तैयार किया, वो मेरे परिवार ने किया और वो बड़ा ही रिलीजियस था। आई ऑलवेज से मेरे लिए रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना अलग नहीं है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल होना ही रिलीजियस होने से सीखा है। So I think that's all because of my family. किस तरह से, कौन सी वो घटना हुई कथा वाचन करते करते जिसने आपको लाइफ में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी? मुझे लगता है कोई ऐसी घटना नहीं, और नहीं मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। मैं बस, मुझे कथा करना अच्छा लगता है, मुझे भगवान की बात करना अच्छा लगता है, मुझे भजन गाना अच्छा लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं जब मैं अपने सामने लोगों को खुश देखती हूँ, वो बड़ा अच्छा लगता है। आई ऑलवेज से कि हो सकता है कोई कह दे कि अरे आपकी वजह से कोई बदलाव नहीं आया, किसी ने कुछ बहुत बेहतर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, पर वो 3 घंटे खुश हैं, वो 3 घंटे अपने स्ट्रेस को भूल रहे हैं, वो 3 घंटे मुस्कुरा रहे हैं, वो 3 घंटे नाच रहे हैं, मेरे लिए ये भी सक्सेस है। क्योंकि आज के समय में हम मुस्कुराना भी फेक कर चुके हैं। सोशल मीडिया पे सब बड़े खुश दिख रहे हैं, असलियत में कोई है नहीं। मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे मैं लोगों से मिली हूं जिनका सोशल मीडिया इतना हैपनिंग है और उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, मतलब उनके कंधे पे अगर किसी ने हाथ रख दिया ना, वो रोने लग जाएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि कोई बहुत खुश तरीके से पिक्चर्स डाल रहा है तो बड़ा खुश है, वो हो सकता है बहुत स्ट्रगल भी कर रहा होगा। सो आई थिंक लोगों को खुश करना या उनकी लाइफ के लिए कुछ बेहतर करना मेरी लाइफ का मोटिव है, और मैं उसके लिए हर तरीके की चीज अपनाती हूँ। सो बीट सिंगिंग, बीट स्पिरिचुअल स्पीकिंग, बीट मोटिवेशनल स्पीकिंग, बीट द बुक, ये किताब लिखना भी मेरे लिए आई थिंक वही एक था कि ऐसा क्या करूं कि जो रीडर्स है, जो सेक्शन शायद सुनना पसंद नहीं करता, पढ़ना पसंद करता है, आई शुड डू समथिंग फॉर देम टू। आपके पसंद का कोई एक भजन हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम
जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जितनी प्यारी आपकी आवाज है उतनी ही प्यारी आप दिखती हैं। वृंदावन में राधे राधे क्यों, कृष्णा कृष्णा क्यों नहीं? इसका जवाब आप बड़े अच्छे से देती हैं। तो देखिए, हमारे तो सभी ईश्वरों ने अपनी अपनी धर्म पत्नियां, अपनी पार्टनर्स को ही आगे रखा है। तो कृष्ण जी भी आप राधा कृष्ण कहते हैं, सीताराम कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं। सो दे हैव ऑलवेज केप्ट देयर वुमेन इन द फ्रंट एंड देयर इन द बैक। तो आई थिंक इसीलिए कि जगह कृष्ण जी की है पर नाम राधा जी का है। और आप भी अपनी लाइफ में ये करेंगे तो बहुत आगे रहेंगे। ऑल द बॉयज हियर। बेटियों के प्रति किस तरह का नजरिया होना चाहिए कि वो लाइफ में और आगे जाए? मुझे लगता है जब हम स्पेसिफिक होते हैं ना, जेंडर स्पेसिफिक बातें करते हैं, वो एक डिवीजन क्रिएट करता है। बेटियों की तरफ कैसा हो, बेटों की तरफ, मैं कहती हूँ बच्चों की तरफ कैसा हो। और जिस दिन आप ये बेटा बेटी का फर्क खत्म करेंगे ना, कि हम स्पेशली जेंडर स्पेसिफिक होके बात कर रहे हैं, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है आप ये खत्म कर दीजिए, जैसा बेटा वैसी बेटी, जैसी अपॉर्चुनिटीज आप एक बच्चे को देंगे वैसी आप दूसरी बच्चे को देंगे, जैसी लाइफस्टाइल आप दोनों को दे रहे हैं आप दोनों को देंगे, जो सीख आप दे रहे हैं वो दोनों को सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेटों से कहते हो कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और लाइफ में कुछ आगे करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, तो ये बात आप बेटियों को भी बोलो कि पैरों पे खड़े हो जाओ, पढ़ो, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ। और जब आप घर की बेटियों को सिखा रहे हो कि घर के काम आने चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, तो बेटों को भी सिखाओ कि घर के काम आने चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। क्योंकि बाइच आप एक मुझे बात बताइए, जब आप बेटों को नहीं सिखा रहे कि खाना बनाना चाहिए, किसी एक दिन वाइफ ने कह दिया नहीं बनाती खाना, इंटरनेट नहीं काम कर रहा, आप तो भूखे मर जाएंगे। और वही बेटियां हैं कि जब आप उनको सिर्फ घर का काम सिखा रहे हो, किसी ने उनको छोड़ दिया, हस्बैंड ने छोड़ दिया, पार्टनर ने छोड़ दिया, वो तो आज अपना परिवार चलाने लायक नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं तो उनको एक तरीके से निर्भर कर रहे हैं ना किसी ना किसी पे, एंड दैट इज नॉट इंडिपेंडेंस। सिर्फ फाइनेंशियली पैरों पर खड़े होने को इंडिपेंडेंस नहीं कहते। हर रूप से आपको अपने ऊपर खड़े रहना है कि हम हर काम कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअल इंडिपेंडेंस। और वो लड़का हो कि लड़की, दोनों को आना चाहिए। आजकल जैसे भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई सीधा साधा सरल आध्यात्मिक उपाय, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का, खुद से कनेक्ट होने का आप क्या कहना चाहेंगी? अब देखिए, आपने सीधा साधा कहा है तो मैं एक बहुत सिंपल सा उपाय बताऊंगी। ऐसा नहीं है ये अकेला उपाय करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और भी बहुत चीजें करनी पड़ती है। पर अगर आप एज अ स्टार्ट मुझसे पूछ रहे हैं, प्लीज थोड़ा समय 5 to 10 मिनट्स अपने आप के साथ बिताइए। सिट इन साइलेंस, अपने आप से बात करो, मेरा दिन आज कैसा होना चाहिए, मैं आज क्या क्या सोच रहा हूं या सोच रही हूं, क्या चाहता हूं अपनी लाइफ से, इस दिन से। तो थोड़ा टाइम आप अपने आप के साथ बिताइए। बिकॉज आज के टाइम पे क्योंकि हम इतना भाग रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, हम दुनिया को तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग विद देम, वी आर वर्किंग फॉर देम, बट हम खुद को नहीं जानते। और इसीलिए आज के टाइम पे मैं आपको सच बताऊं, मैं अकेली मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, यहां बैठा हर व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर है फॉर अदर्स। क्या बात है, दूसरों को ज्ञान देने में बहुत आगे है। हमारे पास इतने ओपिनियंस है, इतने एडवाइसेस है, इतने सजेशंस है, अगर कोई हमसे आके पूछ ले, जैसे ही बात खुद की लाइफ पे आती है, हमको पता ही नहीं हमको करना क्या है। हमारे अंदर सारे कंफ्यूजन्स आ जाएंगे, हम एकदम स्ट्रेस में चले जाएंगे। सो आई थिंक इट इज वेरी नेसेसरी आज के टाइम पे टू नो आवरसेल्व्स। तो वो स्टार्ट करो कि दिन का 5-10 मिनट्स अपने से शुरुआत करो। मेरे मन में क्या है, मेरे थॉट्स क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, एंड वंस यू नो योरसेल्फ, आई थिंक उसके बाद बाकी चीजें अपने आप इजी पड़ जाती है। आजकल अगर आप रील स्क्रॉल करें तो आपको बहुत सैकड़ों रील ऐसी मिल जाएंगी कि बस मैनिफेस्टेशन करो, सोने से पहले ऐसा सोचो, उठते ही ये सोचो, तो वो चीजें होने लगती हैं लाइफ में। आप क्या कहना चाहेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में? नहीं, होता है, डेफिनेटली होता है। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट आई डोंट बिलीव ओनली इन मैनिफेस्टेशन कि घर बैठे बैठे बिना मेहनत किए मैं एक डायरी में अगर लिख रहा हूं कि मेरे 94% आ जाएंगे, तो पढ़े बिना नहीं आएंगे।
पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अपनी मेहनत के साथ अगर मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाते हैं तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। पर अगर आप इन चीजों को मेहनत से बचने का जरिया बनाते हैं तो कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता है। मैं आपको सच बता रही हूं, सिर्फ घर पे बैठे बोलने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, वो नहीं जाएंगे। यू हैव टू वर्क फॉर इट। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप लेकिन बस मेहनत करने की बजाय घर पे बैठकर डायरी में 9 टाइम्स, 12 टाइम्स, 16 टाइम्स लिख रहे हो। आप उस इंसान के बराबर नहीं आ सकते जिसने दिन रात एक किया है उस गोल को अचीव करने के लिए। सो यू हैव टू वर्क फॉर इट। प्लीज मेहनत से बचने के जरिए मत ढूंढिए। हम यंग हैं, खून गर्म है, काम कर सकते हैं, मेहनत करिए। ये सब बात की बातें हैं ना, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी अपना फोकस आप सिर्फ मेहनत पे रखिए। मेहनत करने से ही होगा, और हर किसी का हुआ है, आपका भी हो जाएगा। अब ये बताइए कि क्या करना चाहिए सोने से पहले रूटीन, और सुबह उठते ही सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए कि लाइफ बैलेंस में आ जाए? सो मेरा देखिए एक रूटीन है। सोने से पहले मैं अपनी चैंटिंग्स करती हूँ, और उठने के बाद भी मैं अपनी चैंटिंग्स करती हूँ। पर चैंटिंग के बाद फिर मैं थोड़ा लेट जाती हूँ आराम से। आई गेट कंफर्टेबल, आई स्विच ऑन द टीवी, आई वॉच समथिंग विच इज वेरी फनी। सो आई लाइक वॉचिंग स्टैंड अप कॉमेडी, और मैं वो देखते देखते हंसते हुए सोती हूँ। बिकॉज आई बिलीव अगर आप हंसते हुए सो रहे हैं तो आप हंसते हुए उठेंगे। क्या बात है। सो अगर किसी को ऐसा लग रहा था मैं बड़ा ही प्रीची आंसर, आप फोन करते, मैं थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। पर अगेन मेरी आदत है कि मैं बहुत देर तक नहीं देखती, तो विद इन 15-20 मिनट्स मुझे नींद आ जाती है। मैं घंटों नहीं देखती, मैं इसी टाइम पे टीवी ऑन करती जो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी नींद आ रही है। उससे पहले आई डू माई रीडिंग्स, आई डू माई चैंटिंग्स, और सब कंप्लीट करके व्हेन आई एम लाइक अब 15-20 मिनट में नींद आ जाएगी, देन आई स्विच ऑन द टीवी, आई वॉच समथिंग विच इज वेरी फनी, थोड़ा हंसती हूँ, मूड फ्रेश हो जाता है, एंड देन आई स्लीप विद अ लाइटर मूड। तो दिस इज व्हाट आई डू। तो आप सिर्फ टीवी वाला मत पकड़ लेना, चैंटिंग और रीडिंग्स भी लेना, ठीक है? बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, 1 महीना भी नहीं बचा है, और बच्चे इस वक्त बहुत स्ट्रेस में हैं। बहुत सारे अभी पेरेंट्स जो यहाँ पर हैं, और शायद में बच्चे भी रिलेट कर पा रहे होंगे, वो अपनी मानसिक शांति, मेंटल बैलेंस बनाए रखें, उसके लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आप? मुझे लगता है कि एक रूटीन बनाइए। जब आप रूटीन के साथ पढ़ाई करते हैं तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ होता है। जब आप बहुत मेसी रूप में क्या पढूं, क्या करूं, पता नहीं, अच्छा ये वाला पढ़ लूं क्या, ये कर लूं क्या, तो आई थिंक आप ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो। सो मेक अ रूटीन कि आज ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है, आज ये सब्जेक्ट्स की चीजें कंप्लीट करनी है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में करोगे तो चीजें बेटर होंगी। सेकेंड, आई वुड से मेहनत, पढ़ो, बहुत पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अभी यही आपका काम है, यही आपका गोल है, और कुछ नहीं है। जैसे हम कहते हैं विद्यार्थी जीवन, पहले हर चीज के लिए एज था। विद्यार्थी जीवन के बाद ही गृहस्थ या वैराग्य शुरू होता था। एकदम जो बचपन है वो खेल कूद के लिए होता था। तो सब कुछ के लिए एक एज बनाई गई थी, सो दैट आप कुछ भी मिस आउट ना करो। अभी हम हर चीज एक साथ कर रहे हैं। बचपन कब खत्म हो जा रहा है पता नहीं, बचपन में ही मैच्योरिटी आ जा रही है, कईयों को मैच्योरिटी में बचपना खत्म नहीं हो रहा है। So I think we are a very messy generation right now. हम सब एज से पहले, एज के बाद, एज में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक आप अगर सिस्टमैटिक वे में करोगे तो अच्छा होगा। एंड थर्ड, बहुत जरूरी है, जो ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आपके मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करते, आपकी नॉलेज आपको डिफाइन करता है। अगर आप मगअप करके 95-98% ला रहे हो लेकिन आपको नॉलेज कुछ नहीं है, जॉब नहीं मिलेगी। आज के टाइम पे कई ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं, क्योंकि हम कॉर्पोरेट्स में भी सेशंस के लिए जाते हैं, वहां कहते हैं कि बच्चे मार्क्स बहुत अच्छा लाए हैं बट उनको रिप्रेजेंट करना नहीं आता, उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता, उनको बात करना नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि यानी आपने वो नॉलेज डाला ही नहीं अपने अंदर, आप सिर्फ मार्क्स लाने में रह गए, सीखने में रहे ही नहीं। सो मार्क्स डिफाइन नहीं करते, नॉलेज डिफाइन करता है। आपने जो पढ़ा, आपने सीखा कि नहीं, आपने उसको लाइफ में उतारा कि नहीं, वो सक्सेस डिफाइन करेगा। एंड आई एम वेरी सॉरी अगर ये बात किसी को बुरी लगे, पर मेरी लाइफ में 70 से नीचे और 80 से ऊपर मैं कभी नहीं आई, बट फिर भी आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज सक्सेसफुल। तो मार्क्स सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे,
नॉलेज सक्सेसफुल बनाएगा। जया जी, जैसे आपने कहा कि बचपन खत्म होता जा रहा है और आजकल छोटे छोटे बच्चे बोलेंगे मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है। पहले तो हमें पता ही नहीं था उस एज में, और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बहुत ही कंसर्निंग इशू है ये। तो क्या आप एक सजेशन पेरेंट्स को या बच्चों को, क्या चीज की इस तरह की चीजें नहीं हो, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज इधर भी, चाहे स्कूल से बच्चे छलांग लगा देते हैं, स्कूल में गए एग्जाम देने और वहां पे इतना स्ट्रेस किस बात का। तो वो क्या करे कि बच्चों में एंजाइटी ना आए, उनका जो बचपन खिलखिलाता है वो खिलखिलाता हुआ ही रहे। अगेन वही कि जो कंपटीशन दुनिया में चल रहा है, अपने बच्चों को उसमें ना धकेले। कई बार ना पेरेंट्स की कंपटीशन में लग जाते हैं, जब कहते हैं उसका बेटा देखो, उसकी बेटी देखो, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हम भी उस बच्चे के पेरेंट्स जैसे बोस्ट क्यों नहीं कर सकते बाहर जाके कि ओ मेरे बच्ची ने इतना लाया। तो कहीं ना कहीं हम अपना कंपटीशन बच्चों पे थोप रहे हैं, वो मत करिए। अगेन जैसा मैंने कहा, दुनिया के जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, बेहतरीन सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें से कई होंगे जिनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे। वेरी ट्रू। वो एग्जाम्पल्स है हमारे लिए। पर अब मार्क्स अच्छे नहीं आए का मतलब ये नहीं कि बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा। कई बार बच्चे ये करते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है। सो अगर आप बहुत सक्सेसफुल क्रिकेटर का नाम लेते हो, अरे इसने तो देखो पापा कॉलेज भी नहीं करी, पर वो क्रिकेट में पागल हो रहा था, वो क्रिकेट में दिन रात एक कर रहा था, तो मेहनत कहीं तो कर रहा था। मैंने जब अपनी भी बात की कि मैंने इतना परसेंट नहीं लाया या 80 से कभी ऊपर नहीं गई, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली कथा की पढ़ाई करती थी। मुझे आज भी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है, पर मुझे रात को जगने की आदत है। मेरी मैक्सिमम पढ़ाई लेट नाइट होती है। अब क्योंकि आपकी हैबिट्स बनती ही बचपन में है। तो जब मैं स्कूल में थी, छोटी थी, तो आप 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तो मेरे स्कूल के काम खत्म नहीं होते थे। ट्यूशंस होती थी, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है। भले ही अच्छा नहीं लगता है, पढ़ना तो पड़ता था उस वक्त। तो इतने ट्यूशंस, प्रोजेक्ट्स खत्म करते करते 9:30, 10 हो जाता था। उसके बाद टिल 1:30 और 2 midnight आई यूज्ड टू स्टडी स्क्रिप्चर्स। फिर मैं सोने जाती थी। देन 6 और 6:30 वापस उठना है आपको स्कूल के लिए। पर वो जो आदत लगी, अब वो आदत ऐसी है, मुझे आज भी रात को ही पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं आज भी लेट सोती हूँ। बट अगेन मैं उस वक्त वो मेहनत कर रही थी। अब कर रही थी, मेरे पेरेंट्स को दिख रहा था, तो उनको कभी मन ही नहीं किया मुझे बोलने का कि तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने कहा बस बेटा फेल नहीं होना। उन्होंने तो मुझे 80, 70 भी लाने नहीं कहा, उन्होंने कहा फेल नहीं होना, बस इतना ध्यान रखना, और वो भी कभी हो गए तो चलो देख लेंगे। तो मुझे बड़ा फ्रीडम दिया गया था मेरे घर पे कि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, बस एक लाइन मेहनत करना। मेरा अगला सवाल यही है कि आपने अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कृष्ण भक्ति की पढ़ाई की, कथावाचक बनी और भी बहुत आध्यात्म से जुड़ी चीजें पढ़ी। तो आज आप कृष्ण भक्ति को जन जन से फिर से पहुंचा रही हैं, अपनी कथाओं के जरिए गीता के उपदेश पहुंचा रही हैं। तो ये कौन सा श्लोक आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? आई थिंक 2 कहूंगी मैं। पहला जो सबसे फेमस है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है, फल ईश्वर के हाथ में है। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है। तो मैं मेहनत करती हूँ, रिजल्ट्स की इतनी चिंता नहीं करती। अच्छा आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फिर मेहनत कर लेंगे। तो ये मेरे थिंकिंग को उसने बड़ा बनाया है। सेकंड, जब आप बहुत हेल्पलेस हो जाते हो, जब आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अर्जुन जब बहुत हेल्पलेस हो गए थे, तो एंड में भगवान ने कहा था कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और जब मैं बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, सो आई जस्ट लुक एट हिम एंड आई एम लाइक, मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, प्लीज मुझे कोई पाथ दिखाइए, मुझे समझाइए मुझे क्या करना है। और आई थिंक कुछ देर में मुझे समझ आ जाता है मुझे क्या करना है। तो ये 2 श्लोक ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। कृष्ण भक्ति आधुनिक जीवन में किस तरह से हेल्प कर सकती है लोगों को संतुलन बनाने में? देखिए, कृष्ण भक्ति आपको सब चीज में हेल्प कर सकती है। श्री कृष्ण को अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स पूर्ण अवतार कहा जाता है, द कंप्लीट मैन। उनके पास सब कुछ था, दिमाग था, कला थी, इमोशंस थे, मेंटालिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, ईच एंड एवरीथिंग। उन्होंने लाइफ भी बहुत अच्छे से जी।
उनके लाइफ में आप उनके सारे सेक्टर्स देखो, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया है। बचपन बहुत एंजॉय किया, लव वी नो दैट बहुत ज्यादा, प्यार में सबसे ज्यादा नाम ही श्री कृष्ण का आता है, ज्ञान गीता जी, युद्ध महाभारत। अगर आप सब कुछ खत्म कर चुके हैं और फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज द्वारिका नगरी। आज बनी बनाई मथुरा छोड़कर एक नई दुनिया बसाना, ये जीरो से स्टार्ट करना है, जो श्री कृष्ण ने किया। तो श्री कृष्ण को अगर आप पढ़ोगे ना, आप भले ही रिलीजियसली मत पढ़िए, पर आप उसको फिलोसफिकली पढ़िए, आप उसको एक मोटिवेशन के रूप में पढ़िए, आप एक स्टडी के तौर पे पढ़िए। आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि कितने ऑपोजिट सिचुएशंस में उन्होंने कितने सही डिसीजंस लिए। आज हम जब महाभारत की बात करते हैं, नोबडी वांट्स वॉर, और वॉर का मतलब हमेशा वेपन वॉर नहीं होता, मेंटली भी तो एक वॉर चल रही है ना। सब तो लड़ रहे हैं यहाँ पे, बताते नहीं हो बात अलग है, सोशल मीडिया में स्माइलिंग पिक्चर्स अपलोड कर देते हो बात अलग है, बट एवरीबडी इज फाइटिंग इनसाइड, किसी ना किसी युद्ध को लेकर। सो आई थिंक सारे ही तो अर्जुन बैठे हैं, किसी को तो पता ही नहीं है ठीक से करना क्या है, और वो अपने कृष्ण को ढूंढ रहे हैं कि कोई आएगा हमें बताएगा कि एग्जैक्ट रास्ता ये है, ये करना है। सो आई थिंक कृष्ण वो गाइड है आपके लिए, कृष्ण वो लाइट है। जब अंधेरे में आप घूम रहे हो और आप रोशनी का इंतजार कर रहे हैं, वो हल्की सी रोशनी कृष्ण है। सो आप कोशिश करिए, आप उनको पढ़िए। मैं सबसे कहती हूँ, गीता जी इज नॉट अ रिलीजियस स्क्रिप्चर, ये तो एक मेडिसिन है। मेडिसिन इज फॉर एवरीबडी, क्योंकि उसमें कहीं भी किसी भी श्लोक में नहीं बताया गया पूजा पाठ कैसे करते हैं, मंदिर कैसे जाते हैं, नो, लाइफ कैसे जीते हैं, आपका खान पान कैसा हो बता रहे हैं, आपको किस समय सोना है, किस समय उठना है, एंगर आपके लिए कितना खराब है, लस्ट आपके लिए क्या करता है, लव को किस तरीके से जीना है। तो ये कोई रिलीजियस किताब तो लगी नहीं रही है, ये तो टोटली एक ऐसी किताब है जो लाइफ जीना सिखा रही है। सो आप प्लीज पढ़िए, मेरे बोलने पर एक बार ट्राई करिए। आप डेफिनेटली पहली बार में पूरी गीता नहीं समझ आएगी, मैंने आधे से ज्यादा जीवन धर्म में बिताया है, मुझे तक पहली बार में नहीं समझ आया था। मुझे पहली बार पढ़ के लगा था अरे रिलेटेबल ही नहीं लग रहा है मुझे, तो दूसरी तीसरी बार पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सी चीजें समझ आने लगती है। एंड आई थिंक अब मैंने वापस स्टार्ट किया है, एंड दिस इज द 10th टाइम आई एम रीडिंग इट, और अभी भी मुझे उसमें कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। आपकी किताब बहुत अच्छे, ये जो इंडेक्स में मैं टॉपिक्स देख रही हूँ, इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके, ये किस तरह की किताब है और क्या कहना चाहती है ये किताब? पहला तो ये सेल्फ हेल्प बुक है, ये आपको इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए है। ये आपको, जो आप मेंटली अगर किसी चीज से बहुत लड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको हेल्प करती है। पहला चैप्टर ही है, क्योंकि किताब का नाम है इट्स ओके। तो जब हमने नाम रखा तो सबको लग रहा था कि मैं काइंड ऑफ कह रही हूं कि हर चीज इट्स ओके, बट सच ये नहीं है। और बहुत बाद में हमें लगा कि हमने ये सोच के नहीं ये टाइटल रखा था। मैंने तो ये टाइटल इसलिए रखा था क्योंकि आजकल के बच्चे, स्पेशली द जेन जी, ये दो फ्रेजेस बहुत यूज करते हैं। वन इज जस्ट चिल, हाँ जी जस्ट चिल या चिल मॉम, और एक था इट्स ओके किसी भी चीज में। क्योंकि हम इतने कॉलेजेस जाते हैं, इंटरेक्शंस होता है, तो सुनने को तो मिलता ही है। तो जस्ट चिल में मुझे कुछ खास मिला नहीं मैंने रिसर्च उसमें भी बहुत की। इट्स ओके पे मुझे बहुत सी चीजें मिली, क्योंकि वो इट्स ओके बहुत सारे फ्रेजेस के साथ यूज करते थे। तो तब मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे हम किताब लिखते हैं। अब पहला ही इट्स ओके क्या था कि हम आज किसी से भी मिलते, आप कैसे हो, कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं खराब हूं। जल्दी से कोई भी आपको बोलता है कि नहीं मूड अच्छा नहीं है, सब ये कहता है अरे बहुत सही, ओ आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग फाइन, अरे सब अच्छा चल रहा है। बट सच है कि अच्छा नहीं चल रहा, हम खुश नहीं हैं, या कोई प्रॉब्लम है, या कभी कभी इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और लोगों को लगता है वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आप बता नहीं सकते कि आप ठीक नहीं हो, ये बताती आप वीक हो गए, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आप ऐसे हैं, आप वैसे। लाइक आई एम वेरी सॉरी बट इट्स ओके टू नॉट बी ओके। हो सकता है लाइफ के कुछ फेजेस में मैं ठीक नहीं हूं, अब वो चलेगा, क्योंकि कहानी सारी एक जैसी नहीं होती है। हर कहानी अपना नया रंग लेकर आती है, हर कहानी अपना एक नया चेहरा लेकर आती है, अपना नया भाव लेकर आती है। तो जीवन में अलग अलग कहानियां हैं, उन अलग अलग कहानियों को जीना है।
तो उसमें से कुछ कहानियां खुशी देगी, कुछ दुख देगी, कुछ टेंशन देगी, कुछ आपको आनंद से भर देगी, बट दिस इज व्हाट लाइफ इज। तो ये किताब का पहला चैप्टर इसलिए था, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। कोई बड़ी बात नहीं है, हम आप सबके जीवन में ब्रेकडाउन्स होते हैं, मेरे भी है। अगर आपको लग रहा है मैं इतनी अच्छी बातें कर रही हूं और मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, नहीं, मैं हर तीसरे चौथे दिन रोती हूँ, हर एक हफ्ते में ब्रेकडाउन्स होते हैं। कभी कभी इतने लो हो जाते हैं कि पूरे दिन किसी से बात करने का मन नहीं करता है, पर चलता है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। अगर मशीन होते तो एक बटन दबाते और फीलिंग्स चली गई, सही बात एक बटन दबाते खुश हो गए। नहीं, हम इंसान हैं, हर चीज में हमें समय लगता है, एंड दैट इज हाउ नेचर इज। बी नेचुरल, बी अ ह्यूमन बीइंग, स्टॉप बीइंग अ मशीन। जब ब्रेकडाउन होता है, असफलता होती है, निराशा होती है, तो इंसान को आस्था किस तरह से हेल्प करती है? फेथ, आस्था, उम्मीद, फेथ। एक्चुअली उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज आप मान लीजिए जिस भी आप जगह रह रहे हैं, उसका कोई बहुत पावरफुल इंसान है, वो आपको आकर कह दे कि मैं तेरे साथ हूं, कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं संभाल लूंगा। मान लीजिए दिल्ली का सबसे बड़ा आदमी, यहाँ आई थिंक सब मगर हर जगह से आए होंगे, या सब दिल्ली से हैं, बाहर से भी आए होंगे, बाहर से भी आए हैं। तो मान लीजिए आप अपने अपने शहर का जो सबसे पावरफुल इंसान होगा, वो आपको कह दे कि आई एम विथ यू, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, आई विल मेक श्योर यू आर ओके। तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी कि नहीं? यस और नो? जोर से। तो मान लीजिए अब आप बोल रहे यस, छोटे से शहर का थोड़ा सा पावरफुल इंसान, आपके अंदर इतनी ताकत भर रहा है। मेरे अंदर थॉट है कि जिसने दुनिया बनाई है वो मेरे साथ खड़ा है, उसका काम है, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, मेरा सब काम होना चाहिए। मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ आती है, ये उम्मीद आपके अंदर, वो डिविनिटी। एंड आई ऑलवेज से डोंट प्रे टू अ पिक्चर। मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, आपको इसी को मनाना है। आप अपनी पिक्चर खुद ढूंढिए, आप बिना पिक्चर के करिए, पर सोचिए कि एक डिवाइन पावर है, ये आपके अंदर बहुत शक्ति लेकर आता है। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तब आपको एक हल्की सी उम्मीद चाहिए। वो उम्मीद है ईश्वर। ईश्वर जिसका चेहरा आप चुनिए, पर ईश्वर चुनिए। उसके बिना लाइफ बहुत खाली लगेगी आपको, और उनके आने के बाद खुशियों से भर जाती है। अगेन प्रीच नहीं कर रही, एक्सपीरियंस से बता रही हूं। मैं कोई डे वन से ऐसी नहीं थी, समय लगा, बहुत चीजों को जिया है। जीने के बाद कह सकती हूं कि मेरे लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशंस आई थी जहां पे पूर्ण रूप से बिखर सकती थी, नहीं बिखरी, क्योंकि मेरे अंदर एक विश्वास था कि ईश्वर है। जया जी, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इसीलिए है क्योंकि आपकी बातें लोगों को बहुत मोटिवेट करती हैं। आज जो आप कह रही हैं शायद लोगों के दिलों तक पहुंच रही हैं। तो इसी बात पे हो जाए जया जी का एक फेवरेट भजन जो आपके दिल को छू जाता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जया जी, युवाओं में आजकल सेल्फ डाउट बहुत बढ़ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, और वो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, खुद को कहीं कमतर पाते हैं, और फिर वो ऐसी चीजों की तरफ जाते हैं जो कि उनकी लाइफ का पूरा डायरेक्शन बदल जाता है। तो ऐसे युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगी? भक्ति करिए, कोई पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगेन हाँ, क्योंकि हम इसमें दो बातें, एक रिलीजियस स्पिरिचुअल बात हो ही गई, पर जब आप डिप्रेशन, जब आप एंजाइटी की बात करते हैं, मैं दो चीजें कहती हूँ, एक पेरेंट्स से, एक बच्चों से। पहला बच्चों के लिए कि ये वर्ड्स जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, इनको इतना लाइटली यूज मत करिए। सबसे कहूंगी, ये जिनको होती है उनको जेन्युइनली होती है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बहुत पेनफुल है, कोई बहुत मजा नहीं आ रहा किसी को डिप्रेशन होने में।
उनको खुद को पता, उनको कैसा फील होता है और वो भी चाहते हैं उससे बाहर निकलना, पर हम एज ए यूथ इन वर्ड्स को इतना लाइटली लेने लगे हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रॉमा. मैंने बच्चों को इतने, आई एम वेरी सॉरी टू यूज द वर्ड, इतने घटिया सिचुएशंस में ये वर्ड को यूज करते हुए देखा है. फॉर एग्जाम्पल कोई यंग है, मैंने बात सुनी कि वो बच्ची अब शायद बहुत टाइम से ट्रैवल कर रही होगी, उबर लेट कर दिया, किसी ने कैंसिल कर दिया, ओ गॉड उबर आया ही नहीं, इतना लेट हो गया, ट्रैफिक में खड़े थे, इतना ट्रॉमा ही हो गया मुझे तो. हम लाइक ये ट्रॉमा नहीं है. और अब आपके ये यूज करने की वजह से बाकी लोग ट्रॉमा को इतना लाइटली लेने लग गए हैं. ट्रॉमा एक जेन्युइन प्रॉब्लमैटिक वर्ड है, लोगों को होता है, उनको बहुत तकलीफ होती है और उनसे बाहर निकलना उनके लिए बहुत कठिन होता है. तो पहला तो लाइटली यूज ना करें. दूसरा पेरेंट्स के लिए कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स है. इनको ये मत बोलिए अरे हमारे समय तो कुछ नहीं होता था. अब मैं बताऊं आपको, तो ये मैं कुछ पेरेंट्स के साथ मेरा ये डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो कहते देखिए हमारे समय तो कोई डिप्रेशन नहीं हुआ, ये बच्चे आजकल कहते हैं एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक आ रहा है, अरे हम इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम सहन कर लिए. मैंने कहा एक बात बताइए, जब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अलग होता था या बहुत टफ कुछ होता था, क्या होता था? अरे बोले कुछ नहीं होता था, ज्यादा से सर दुख लिया, सो लिए, थोड़ा जी घबराता था. मैंने कहा उसको जी घबराना जो आप कहते थे ना, बेचैनी हो रही है, बड़ा जी घबरा रहा है, वो एंजाइटी थी. आपको शब्द नहीं पता था, आज शब्द मिल गया, आपने उसको बेचैनी, जी घबराना, सर दुखना, सर भारी होना, ये नाम दे दिए. आज के एजुकेशन ने उसको एक एक्चुअल नाम दिया है ताकि आपको पता चले कि ये प्रॉब्लम है और आप उसका इलाज करा पाए. अब बेचैनी का क्या इलाज है बताओ? अगर मैं किसी को बड़ी बेचैनी हो रही, डॉक्टर क्या इलाज देगा? कुछ नहीं. पर वही मैं आके डॉक्टर को कहूं कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे ये इश्यू है, तो वो आपको एक्चुअल ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना. तो ऐसा नहीं है ये सब नहीं होता है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स है. और जिन बच्चों को हो रही है, पेरेंट्स और बच्चों दोनों से निवेदन है, टेक हेल्प. कोई शर्म नहीं है इसमें. और अगर आप पुरानी बातें कहें तो मैं सच्ची बताऊं, गीता जी पढ़िए. अर्जुन एक्चुअली आपको बताते हैं कि युद्ध से पहले अर्जुन को पैनिक अटैक आया था. वो बता रहे हैं कि उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, उनका सर भारी हो रहा है, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. और भगवान से कहा मेरी मदद करिए, और भगवान ने उनकी मदद करी. तो इश्यू उस वक्त भी था, हेल्प उस वक्त भी ली जाती थी. कृष्ण सबसे बड़े थेरेपिस्ट हुए. आपके समय में भी थेरेपी लोग दे रहे हैं, जाइए थेरेपी लीजिए, हेल्प करिए. ये कोई वीकनेस नहीं है, इससे बड़ी स्ट्रेंथ नहीं कि हम जाकर बता रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है, उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस समय जिस समय लोग इन चीजों को अपना नहीं रहे. सो इन लोगों से ज्यादा स्ट्रांग मुझे नहीं लगता और कोई भी है. तो ये दो चीजें आई थिंक दोनों के लिए है. जया जी, कलयुग पे नाम जप पे बहुत जोर दिया जाता है, आजकल हम काफी सुन रहे हैं, आपका इस पे क्या विचार है? ये तो देखिए जोर क्या दे रहे हैं, स्क्रिप्चर्स कहता है कलयुग केवल नाम आधारा. शास्त्र कहते हैं हर युग में भगवत प्राप्ति का, हर युग में सुकून पाने का एक तरीका था. किसी में ध्यान था, किसी में तप था, किसी में सत्य था. कलयुग में नाम जप है. रीजन बीइंग नॉट दैट हम इतने अच्छे हैं कि भगवान ने हमारे लिए इतना इजी कर दिया, हम इतने खराब हैं कि भगवान को पता था कि अगर मैंने इजी नहीं किया तो ये कुछ नहीं करने वाले. इतना भागदौड़ में है, ध्यान तप तो इनसे होने वाला नहीं, वैराग्य इनसे लिया नहीं जाने वाला. तो भगवान ने कहा चलो इजी कर देते हैं, तो हमें नाम जप दिया गया कलयुग के लोगों को कि आप सिर्फ भगवान का नाम लीजिए. कितना इजी है. भगवान आप चुनिए, नाम आप चुनिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर दिन भर लेते रहिए. दिन भर गलत बातें, गलत शब्द, गालियां देने से अच्छा भगवान का नाम है. तो करके देखिए, आपको सुकून मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. आज आपके सामने आपके प्रिय सेलिब्रिटीज, एथलीट्स, स्पोर्ट्स में जो है सब नाम जप कर रहे हैं. कुछ तो हो रहा है ना, मतलब कहीं तो फायदा हो रहा है, इतने बड़े लेवल पे फायदा हो रहा है. आपकी भी हो जाएगा. ट्राई डूइंग दैट. क्या बात है. तो जो लोग खुद को भटका हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक मंत्र आप देना चाहेंगी, जीवन मंत्र, जो कि वो अपना करके वो अपनी लाइफ ट्रैक कर ला सके? बिकम स्पिरिचुअल. आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड रिलीजियस, वो थोड़ा और एक्स्ट्रा लेवल होता है, उस चीज को समझना. स्टार्ट बीइंग स्पिरिचुअल.
अपना मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन भी कोई बहुत घंटों नहीं करना, 5-10 मिनट्स, आंख बंद, दिमाग शांत। और आज देखिए इतना अच्छा तरीका आ गया, जैसे कई बार लोग कहते हैं हम शांत बैठते तो बहुत थॉट्स आते हैं। सो यूट्यूब पे आप आई डोंट नो एग्जैक्ट साउंड क्या होता है, बट यू हैव दो साउंड्स जो आप चला दो तो वो आपके माइंड में कोई थॉट आने ही नहीं देगा, क्योंकि उसका साउंड आपके माइंड में स्ट्रिक करता है। वो चला दो, चला के आंख बंद करके बैठे रहो। बट दिन का कुछ समय होना चाहिए जब आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं है। शुरू करिए इससे, अपने आप के साथ समय बिताने से शुरू करिए। योगा शुरू करिए। योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली भी बहुत कॉन्सेंट्रेटिव फील करवाता है, आपका मेमोरी अच्छा करता है। बॉडी वाइज तो आपको बेहतर कर ही रहा है, और फिजिकली आप खुश होंगे तो मेंटली खुश होंगे, मेंटली खुश होंगे तो फिजिकली खुश होंगे। इंटरकनेक्टेड है। कहा जाता है ना कि अगर आप अच्छा खा नहीं रहे तो वो दिखता है आपके बिहेवियर में फील, जैसा अन्न वैसा मन, तो वैसे ही जैसा मन वैसा अन्न ये भी होता है। तो हर चीज इंटरकनेक्टेड है, आपको हर चीज बेहतर रखनी पड़ेगी। सो आई थिंक स्टार्ट बीइंग स्पिरिचुअल। अच्छा, गीता जी में भी खाने की शुद्धता पे बल दिया गया है, क्या खाना चाहिए। वहां पे वेज नॉन वेज की बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या सात्विक और तामसिक खाने की बात की गई है, तो वो क्या है हमारे दर्शकों को वो भी बताइए। नहीं, अगेन सात्विक एक गुण है। 3 तरीके के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तीनों की अपनी अपनी क्वालिटीज है, अपने अपने तरीके हैं, और ये सब में है, सिर्फ फूड में नहीं है। हैबिट्स में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। खाने में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। आपके करियर चॉइसेस में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। तो ये 3 गुण हैं, हर व्यक्ति में होते हैं। गीता आपसे कहती है कि सात्विक गुण डोमिनेट करना चाहिए। हर गुण आपके अंदर हो, तीनों हो, लेकिन डोमिनेट सात्विक गुण करने चाहिए। ये आपकी लाइफ में आपके लिए बेहतर होगा। सो जैसे मैं 99% ऑफ द टाइम सात्विक डाइट पे रहती हूँ। 1% मैंने खुला छोड़ा है अपने आप। कभी मन करता है, कभी मन करेगा चटपटा खाने का, कभी चीट मील ले लिया, बट 99% ऑफ द टाइम ऑल सात्विक। तो सात्विक खाना क्या है, डेफिनेटली आप सर्च करिए उसको। मोस्टली होता है कि चटपटा कम होना चाहिए, अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए। जब आप नॉनवेज की बात करते हैं, सात्विक एक ऐसा गुण है जहां ये कहा गया है कि आप अपनी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, तो ऑलवेज उसमें नॉनवेज आ ही जाता है फिर। क्योंकि जब आप किसी और को मार रहे हैं तो उस वक्त उसके अंदर एक फियर है, एक डर है, ये उन चीजों के लिए वो फियर आपके अंदर आता है। ये वेजिटेरियन में भी है। सो मेरे घर में किचन में मंत्र चलते रहते हैं। मेरे घर के किचन में फोन अलाउड नहीं है। रीजन बीइंग, फोन में बहुत तरीके के कॉल्स आते हैं। तो मान लीजिए कभी हेल्पर खाना बना रहे हैं और फोन आ गया, उसमें वो चिल्ला रहा है, अरे ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बना। मेरी मम्मी कहती है ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो टेंशन खाने में आ रही है, और वो हम भी खा रहे हैं ना, इसकी टेंशन हमारे अंदर भी आ रही है। तो हमारे घर के किचन में मंत्र चलते रहते हैं, संकीर्तन चलते रहते हैं। हमने कुछ दिन बाद उसका असर देखा कि हमारा जो हेल्पर है वो खाना बनाते बनाते राधे कृष्णा कृष्णा, एंड मम्मी इज लाइक, सी दिस इज द चेंज। उसका मूड देखो, वो कितना लाइट होके खाना बना रहा है। यही वो टेंशन में खाना बना रहा है, वो चिल्ला चिल्ली में खाना बना रहा है, वो खाने का असर तुम पर भी होता है। तो ये सब गुण है। ये कोई पाप पुण्य की बात नहीं करूंगी, गुणों की बात है, आपके बेहतर होने के लिए। इट्स गुड फॉर यू, और इसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करती, ये छोड़ो, ये करो, जज नहीं करती। बट बात यही है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कह रहा है कि आपकी गोल तक पहुंचा देगा, एक कह रहा है खाई में ले जाएगा। आप कहेंगे मेरे को तो खाई में गिरना है, योर चॉइस, आई वोंट जज यू फॉर दैट। बट खाई में गिरने के बाद मुझे गाली मत देना, मैंने तो सिखाया ही था कि मत गिरो। सो दैट्स हाउ स्क्रिप्चर्स आर। स्क्रिप्चर्स आपको फोर्स नहीं करते, स्क्रिप्चर्स आपको रास्ता दिखाते हैं। करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि अगर जबरदस्ती थी तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। क्या जाता, 2 थप्पड़ लगाते दुर्योधन को, भगवान कमरे में बंद कर देते। भगवान ने कहा मैंने तुमको सिखाया, ये गलत है, ये सही है, युद्ध करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तुम मानने को तैयार नहीं। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा कि डेफिनेटली भगवान के शब्द नहीं है, पर उनके शब्दों को लेकर कोट बनाया गया है कि मानो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुमने युद्ध रोकने की बहुत कोशिश की, तुमने शांति लाने की बहुत कोशिश की, वो नहीं मान रहे, तो अब उन्हें वो युद्ध दो जो वो चाह रहे थे। कि आप कोशिश करिए, पर जब वो नहीं मानते तो आपको
तो जबरदस्ती नहीं है, जो करोगे उसका फल मिलेगा. दैट इज हाउ कर्मा वर्क्स. जया जी, आपकी इतनी खूबसूरत स्किन का क्या राज है? ये बहुत सारी जो हमारी युवा दर्शक है वो जानना चाहती हैं. सात्विक खाइए. अच्छा खाना खाने से सब होता है. मैंने करके देखा है, जब हम चीट मील करते हैं तो चेहरे पे आ जाता है. मेरे भी, नॉट दैट आता नहीं है. तो अच्छा खाना खाने से सब ठीक होता है. अच्छा स्लीप साइकिल आपका अच्छा हो, पानी पीजिए. और जहां तक स्किन केयर की बात है, आई डेफिनेटली से कि मैं होम रेमेडीज बहुत यूज करती हूँ. मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर मैं होम रेमेडीज पे बहुत विश्वास करती हूँ. हल्दी, दही, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, आई यूज दीज अ लॉट. मैं बाहरी पदार्थों पे इतना विश्वास नहीं रखती. एंड सूट भी नहीं करता. ट्राई किया, ऐसा नहीं ट्राई नहीं किया, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपको अच्छा लगता है आपकी स्किन अच्छी हो तो. आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट. बट ट्राई किया, सूट नहीं किया कुछ भी. बट हाँ, आई डेफिनेटली यूज माई मॉइस्चराइजर, माई सनस्क्रीन, ये चीजें. बट होम रेमेडीज क्लास रोज यूज करिए. मैं रोज अपने चेहरे पर बेसन, दही, हल्दी लगाती हूँ. क्या बात है. विदाउट बैक टू रूट्स, मतलब जड़ों पे फिर लौटने की जरूरत है. आपके कोई एक भजन में कुछ सुनाइए, शिव जी का कोई अगर भजन हो. देव मुनि जन आंगन पधारे, देव मुनि जन आंगन पधारे. ब्याहेंगे आज पार्वती प्यारी, ब्याहेंगे शिव पार्वती प्यारी. भोला भंडारी संग हिमाचल की दुलारी, भोला भंडारी संग हिमाचल की दुलारी. अच्छा, स्पिरिचुअलिटी को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रम, गलत फहमी क्या है? कि आपको पैसा छोड़ना पड़ेगा. किसने बोला? कहाँ लिखा है? मुझे प्लीज बताइए. सो आई थिंक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, और इसी की वजह से मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअलिटी बुढ़ापे में अपना रहे हैं, जब वो रेडी है छोड़ने को. क्योंकि आधे से ज्यादा रिश्ते उनके खत्म हो चुके हैं, पैसा वो कमा चुके हैं, काम अब वो कर नहीं रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं. अब खाली बैठे बैठे क्या करेगा इंसान? तब वो कहता है चलो शास्त्र पढ़ते हैं, चलो स्पिरिचुअल होते हैं. सो आई थिंक ये गलत है. ये मिसकंसेप्शन है कि आपको पैसा छोड़ना पड़ता है. क्योंकि छोड़ना पड़ता तो भगवान सबसे पहले अर्जुन से छुड़वाते. सही बात. अर्जुन एक प्रिंस थे, राजकुमार. उनके पास अपना राज्य है, उनके पास अपना खजाना है. सर से पैर तक राजकुमार ज्वेलरी से लदा होता है, सोने से लदा होता है. उनके रथ सोने के बने थे. तो भगवान तो गीता जी में अर्जुन से नहीं कह रहे भाई सब उतारो, इतना क्यों सजे हो, इतना क्यों तैयार हो, इतना महंगा रथ क्यों लेके रखा है, ये पैसा कहीं और लगा देते. ये सब आज के यूथ को गुमराह करने वाली बातें हैं. क्योंकि अगर आप यूथ को बोल देंगे कि भक्ति करना है तो पैसा छोड़ना पड़ेगा, यूथ भक्ति छोड़ेगा. यस और नो? ये एज है ही काम करने की, ये एज है अपने परिवार को अच्छा लाइफ देने की. वो छोड़ के वो कैसे करेगा? और अगर करना है फिर आप वैराग्य लीजिए. शास्त्रों के हिसाब से आफ्टर योर स्टूडेंट लाइफ, जिसको शास्त्र विद्यार्थी जीवन कहते हैं, दो रास्ते जाते हैं. एक है गृहस्थ, एक नॉर्मल लाइफ जहां आप जीवन जीते हैं, काम करते हैं, धन कमाते हैं, परिवार बनाते हैं. एक है वैराग्य, जब आप सब कुछ छोड़ के किसी जंगल में रहते हैं या छोटी सी कुटिया में रहते हैं, ध्यान कर रहे हैं, शादी नहीं करेंगे, मटेरियलिस्टिक लाइफ से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे. करना है तो वैराग्य लो. ये बीच में मत घूमो कि ना वैरागी, ना गृहस्थ, ना ये जी रहे, ना वो जी रहे, कहीं के नहीं रह गए. तो ये मत करिए. अगर आप गृहस्थ चुन रहे तो गृहस्थ करिए. और मैं यूथ को बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी पैसा छोड़ो, क्योंकि अगर इन्होंने छोड़ दिया मेरे देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, मेरा देश खराब हो जाएगा. नहीं, प्लीज वर्क. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में है आज के टाइम पे. इस बार बहुत बड़ा मौका है हमारे पास अपने देश को आगे ले जाने का. काम करिए, मेहनत करिए, अपने स्टार्टअप्स करिए और देश को और आगे लेके जाइए. बस एक बात याद रखिए, आध्यात्मिकता कुछ छोड़ने को नहीं कहती, भगवान को जोड़ने को कहती है जी. इन सब चीज में उनको भी जोड़ लो. you'll have a beautiful life. तो आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है. जया जी, आध्यात्मिकता जो है वो परिवार को और समाज को जोड़ने में किस तरह से हेल्प करती है? ये आपको एक हायर लेवल ऑफ थिंकिंग देती है. जैसे अगर एक नॉर्मल इंसान है, उसकी सोच होती है कि भाई जो भी काम करे मेरा भला हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो, मैं खत्म नहीं होता.
आध्यात्मिकता मैं खत्म करती है। आध्यात्मिकता कहे जो भी काम करूं मेरा तो भला हो, समाज का भी भला हो, देश का भी भला हो, दुनिया के लिए क्या अच्छा कर जाऊं। तो आध्यात्मिकता आपको सबके लिए भला करने के लिए प्रेरित करती है। मेरा काम भी यही है कि मैं ये नहीं कहती मेरा कुछ नहीं हो क्यों ना हो भाई। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फायदा आपको भी होना चाहिए, बट मेरे फायदे के साथ साथ सबका फायदा हो। मेरा काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो रहा है इंटेंशनली। अनइंटेंशनली कोई अपने आप को बुरा फील करा रहा है क्योंकि मैं अच्छा काम कर रही हूं, दैट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट माइन। पर इंटेंशनली मैं किसी का बुरा ना करूं और मेरे काम से भला हो। मेरे काम से कोई अगर मेरा काम देखे तो विचार करे कि अच्छा, एक अच्छा एडिशन हुआ मेरे लाइफ में इनकी बातें सुनकर। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री। अच्छा, गीता जी के अलावा और कौन सी किताब आप रेकमेंड करना चाहेंगी लोगों को पढ़ने के लिए, आपकी फेवरेट बुक? आप बहुत सारी किताबें हैं। आई थिंक पहला तो आई वुड से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो बहुत अच्छी किताब है, उसको आप पढ़िए। और मेरे बहुत नोन है डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लाई, वो चाणक्य नीति पे बहुत किताबें लिखते हैं। मुझे लगता है एज स्टूडेंट्स चाणक्य आपके आइडल होने चाहिए। उनकी बातें, उनकी सोच बहुत अच्छी है। तो आई थिंक उन्होंने 17 to 18 बुक्स लिखी है चाणक्य के ऊपर। चाणक्य फॉर अ मॉडर्न पर्सन, चाणक्य फॉर लाइफ, चाणक्य फॉर कॉर्पोरेट्स, चाणक्य फॉर और भी बहुत सी चीजें हैं। सो मैंने उनकी 2-3 किताबें पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यंग बच्चों के लिए वो किताबें बहुत अच्छी होगी। सो आई थिंक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। कोई पुराना फिल्मी गाना, नया पुराना कुछ भी, आपका कोई फेवरेट हिंदी सॉन्ग? देखिए, मेरा फेवरेट बड़ा ही थोड़ा सा डिप्रेसिंग फील देता है, मैं ये कथा में कहती हूँ और मुझे बहुत, और एक मुझे एक और है, आई थिंक छूकर मेरे दिल को, ये बहुत अच्छा लगता है। पर एक जो मैं कथा में बहुत गाती हूँ, पर वो आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार आप तो मूड ऑफ कर रहे हो, पर कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। थैंक यू सो मच जया जी। थैंक यू सो मच।